The good morning, students. This video is continue after the fourth part. Yesterday we stated about different topics: नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हमने पढ़ा था, बायोस्फीयर इकोसिस्टम के बारे में हमें पढ़ा था, प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स के यूजेस कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स किस किस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं। ट्रीज आर प्रीसियस, ट्रीज किस तरह से प्रीसियस होते हैं, किस तरह से बहुमूल्य होते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा था। उनके बेनिफिट्स में हमने पढ़ा था प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, एयर प्यूरिफाई होते हैं ये, कंट्रोल ऑफ द सोइल इरोजन एंड फर्टिलिटी ऑफ सोइल, ह्यूमिडिटी कंट्रोल एंड रिसाइकलिंग, प्रोवाइडिंग शेल्टर टू बर्ड्स, मैमल्स एंड अदर एनिमल्स, प्रोडक्शन फ्रॉम द ट्रीज, देयरफॉर वी मस्ट प्रोटेक्ट ट्रीज, दे आर आवर लाइफ लाइन। एक हमने पढ़ा था प्रोटेक्टिव फंक्शंस, इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इसकी हमने पढ़ी थी, रेगुलेटिव फंक्शंस इसके हमने पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन ऑन द अर्थ, हमने बहुत सारी वेजिटेशंस के बारे में पढ़ा था कि नेचुरल वेजिटेशन कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई थी। नेचुरल वेजिटेशंस के बारे में हमने पढ़ा था। नेचुरल वेजिटेशंस को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और सर्ब्स। फॉरेस्ट को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एवरग्रीन, डेसिडियस, थ्रोन और मैंग्रोव फॉरेस्ट। फिर मैंने बताया था कि एवरग्रीन फॉरेस्ट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ऐसे ही डिसीडियस फॉरेस्ट को भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट और टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। उसके बाद ग्रासलैंड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, टेम्परेट ग्रासलैंड्स और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स। कुछ ग्रासलैंड्स के नाम मैंने लिखे थे, जैसे प्रेरीज, वेल्ड, पैम्पास, स्टेपेज और डाउन्स। और नेक्स्ट वेजिटेशन हमने पढ़ी थी सर्ब्स, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किया था, एक तो डेजर्ट वेजिटेशन और एक टुंड्रा वेजिटेशन। आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ और इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइल्ड लाइफ, कि वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या है और वाइल्ड लाइफ होती क्या है। तो वाइल्ड लाइफ रेफर्स टू ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड ऑर्गेनिज्म विच लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स और दूसरे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं, जो एक नेचुरल हैबिटेट में ही रहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है वाइल्ड लाइफ की, वाइल्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, इसका महत्व क्या है हमारे लिए। तो वाइल्ड लाइफ जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट रखता है ऑफ द इकोसिस्टम में। वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एनिमल्स, वी गेट मैनी प्रोडक्ट्स ऑफ द एनिमल्स। तो कौन कौन से हम प्रोडक्ट्स एनिमल से लेते हैं, जैसे मिल्क है, मीट है, हाइड्स है, वूल है, एक्सेट्रा। इंसेक्ट्स लाइक बी प्रोवाइड अस हनी, हेल्प इन द पोलिनेशन ऑफ द फ्लावर्स। जैसे बी है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे मधुमक्खी है, वो हमें शहद देती है, वो पोलिनेशन में सहायता करती है। एंड हैव ए इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले एज द डिकम्पोजर्स इन द इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम में भी इंसेक्ट्स जो होते हैं वो डिकम्पोजर्स करके हमारी हेल्प करते हैं, इन्वायरमेंट को वो शुद्ध बनाते हैं, वो अच्छा बनाते हैं इन्वायरमेंट को। फिर वाइल्ड लाइफ हेल्प्स टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर। ईच स्पीसीज फॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए फूड वेब एंड ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एज द डिकम्पोजर्स। तो वेब में भी वो इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। और वेब क्या होती है, वेब मैं आपको 1 मिनट दिखा रही हूँ। ये हमारी वेब होती है, इसमें इकोसिस्टम में ही पाई जाती है। जैसे कि एनिमल है, ये एक एनिमल है,
ये इसको खाएगा। ये टाइगर है, टाइगर इसको भी खा सकता है, डियर को भी खा सकता है, रैबिट को भी खा सकता है। और वोल्फ इसको खा सकता है, ये इसको खाता है। जो डियर है वो वेजिटेशंस को खाते हैं और वेजिटेशंस सन से ग्रो होती हैं। इसी तरह से इनकी ये एक प्रक्रिया चलती रहती है जिससे ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होते हैं। अगर वाइल्ड लाइफ इन इंडिया की हम बात करें तो इंडिया हैज़ रिच इन द वाइल्ड लाइफ, और कई तरह की जातियाँ वाइल्ड लाइफ की इंडिया में मिलती हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स आर फाउंड इन इंडियन फॉरेस्ट। देर आर 372 स्पीसीज ऑफ द मैमल्स। कुछ स्पीसीज बर्ड्स की भी हैं, कुछ स्पीसीज इसमें रेप्टाइल्स की भी हैं। इस तरह से बहुत सारी वैरायटी के वाइल्ड लाइफ इंडिया में पाए जाते हैं। लोयन एक लार्जली फाउंड इन द गिर फॉरेस्ट। कुछ फॉरेस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट ने प्रोटेक्टेड कर रखे हैं, जैसे गिर फॉरेस्ट है, तो गिर फॉरेस्ट सिर्फ लोयंस के लिए ही है। वेयरएज द टाइगर आर फाउंड इन द सुंदरबंस, और टाइगर्स जो हैं वो सुंदरवन में भी पाए जाते हैं। टूरिज्म फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट आवर नेशनल पार्क्स। कुछ गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स बना रखे हैं, कुछ सेंचुरीज बना रखी हैं, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स बना सकते हैं जिसमें बहुत सारे एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता है। तो टूरिज्म फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट आवर नेशनल पार्क, सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व टू सी दीज एनिमल्स। द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर रिजर्व्स आर सेट अप बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड सेफ होम टू वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड एनिमल्स वेयर दे कैन लिव। वहाँ वो आराम से सेफली रह सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज को प्रोटेक्ट कर रखा है जिसको हम नेशनल पार्क्स के नाम से जानते हैं। कुछ सेंचुरीज हैं, कुछ बायोस्फीयर रिजर्व भी गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। आगे हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि किस तरह से हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, किस तरह से हम इनको कंजर्व कर सकते हैं। तो एक तो इंडिया की जहाँ पे हम बात करें तो एक WWF होता है, WWF का मतलब होता है द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इज़ ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन विच प्रमोट्स द वेलफेयर ऑफ द वाइल्ड लाइफ। ये इंटरनेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करता है, उनकी हेल्प करता है। WWF इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1969। ये 1969 में बनाया गया था टू प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। और द गवर्नमेंट पास्ड ए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इन 1972। इंडिया में वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए 1972 में एक लॉ बनाया गया जिसका नाम रखा गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, विच लिस्टेड प्रोटेक्शन एनिमल्स एंड बर्ड्स, जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए ये बनाया गया था। दीज एनिमल्स कैन नॉट बी किल्ड, इसमें एनिमल्स को नहीं मार सकते हम। किलिंग ऑफ दीज एनिमल्स could lead to सर्व पनिशमेंट। इसमें जो भी एनिमल्स को या बर्ड्स को मारता है उसको गवर्नमेंट के थ्रू पनिश किया जाता है, उसको सज़ा दी जाती है। तो कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में हम बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जैसे एफिशिएंट यूज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, creating national parks or wildlife sanctuaries and bioreserves, preservation of creeks, lakes and wetlands, awareness programs और enrichment of laws, species conservation programs and organizations,
ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और गवर्नमेंट ने इनके अलावा दूसरे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी शुरू किए हैं, जैसे वन महोत्सव, दूसरा एक सोशल फॉरेस्ट्री, एक प्रोग्राम था चिपको मूवमेंट, ये भी गवर्नमेंट के थ्रू शुरू किए हैं। वन महोत्सव जैसे जुलाई में मनाया जाता है, ऐसे ही सोशल फॉरेस्ट्री है। चिपको मूवमेंट ये तमिलनाडु में लोग पेड़ों को नहीं काटने दे रहे थे, इस वजह से चिपको मूवमेंट भी शुरू किया गया था। ऐसे ही हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे सेलिब्रेट करते हैं, और वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ऑन 21 मार्च ऑफ एवरी ईयर। हर साल हम 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है एफिशिएंट यूज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। एफिशिएंट यूज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो इसमें हम पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट आर कट डाउन टू यूज वुड एज फूड। फॉरेस्ट को हम क्या कर लेते हैं? वुड के लिए और फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए हम उनको काट देते हैं। अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द एनर्जी शुड बी फाउंड टू रिप्लेस फ्यूल वुड, क्योंकि ये हमारे एनर्जी का एक अल्टरनेट रिसोर्स होते हैं, इसलिए हम उनको जलाने के लिए, लकड़ियों के लिए काट लेते हैं। पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द वुड पल्प। पेपर किससे बनाए जाते हैं? वुड पल्प से पेपर बनाया जाता है। बट यूजिंग पेपर वी कैन सेव ट्रीज। हमें पेपर को बचाना चाहिए। अगर हम पेपर बचाएंगे तो ट्रीज भी हमारे बच जाएंगे, हमें उनको भी सेव करना चाहिए, ट्रीज को भी। इंक्रीज डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सच एज इवोरी, हाइड्स एक्सेट्रा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे इवोरी, हाथी दांत हैं, हाइड्स मतलब खाल हैं, क्योंकि कई एनिमल्स की खाल से भी, जैसे बेल्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। तो ये इन प्रोडक्ट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, जिसकी वजह से भी हम एनिमल्स को मार देते हैं। तो पुट्स प्रेशर ऑन द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। By reducing consumption of these products, we can save these resources. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे क्रिएटिंग नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें हम देखते हैं कि दे शुड बी क्रिएटेड टू प्रोटेक्ट प्लांट्स और एनिमल्स। इसमें हमें प्लांट्स और एनिमल्स की प्रोटेक्ट करनी चाहिए, उनकी रक्षा हमें करनी चाहिए, उनको हमें बचाना चाहिए। इन दीज प्रोटेक्टेड एरियाज प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑक्यूपाई देयर नेचुरल हैबिटेट। ये एरियाज जो होते हैं, ये प्लांट्स और एनिमल्स को बचाने के लिए हैबिटेट किए जाते हैं, उनकी रक्षा की जाती है, इससे उनकी प्रोटेक्ट की जाती है। इन दीज एरियाज ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज हंटिंग, फिशिंग एक्सेट्रा इज प्रोहेबिटेड। इन एरियाज़ में हंटिंग पे, फिशिंग पे गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है, और रोक लगाने से जो भी ऐसे काम करता है उनको पनिशमेंट गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है। अगला टॉपिक है प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिक्स, लेक्स एंड वेटलैंड्स। हमें इनको भी प्रिजर्व करना चाहिए। क्रिक्स होती हैं बहुत ही छोटी नदियाँ, नाले टाइप। लेक्स और वेटलैंड, गीली ज़मीन को भी हमें प्रिजर्व करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो वेटलैंड्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पोल्यूशन एंड पुअर मैनेजमेंट। दीज एरियाज नीड प्रिजर्वेशन टू प्रोटेक्ट द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। They are also important as many people depend on wetlands for food and income. ये ज़रूरी है
बहुत सारे लोग क्योंकि वेटलैंड पे ही डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए और अपनी इनकम के लिए। इसे प्रिजर्व करना चाहिए, इसकी हमें प्रोटेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इक्वेटिक प्लांट्स या इक्वेटिक एनिमल्स जो हैं, इक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स भी इसके ऊपर डिपेंड होते हैं। इसलिए हमें इसकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, इसको प्रिजर्व करना चाहिए, इसको बचा के रखना चाहिए। अगला है अवेयरनेस प्रोग्राम्स। हमें बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च करने चाहिए, जैसे मैंने वन महोत्सव बताया था कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सेलिब्रेशन ऑफ द वन महोत्सव, वाइल्ड लाइफ वीक एक्सेट्रा शुड बी एनकरेज्ड। हमें बच्चों को भी और बड़ों को भी एनकरेज करना चाहिए कि हमें वाइल्ड लाइफ बचानी चाहिए, वन महोत्सव मनाना चाहिए, ताकि बहुत सारे पेड़ पौधे लगें। पेड़ पौधे लगने से वाइल्ड लाइफ जो है वो भी प्रोटेक्ट रहें, वो भी सुरक्षित रहें, प्रिजर्व रहें। द स्कूल शुड हैव इको क्लब through which the students are encouraged to the participate in the conservation programs। हमें इको क्लब्स को शुरू करना चाहिए और स्टूडेंट्स को भी ऐसे प्रोग्राम्स के बारे में बताना चाहिए, उनको भी ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करवाना चाहिए जिससे वो एनकरेज हो। अगला है नेक्स्ट है एनेक्टमेंट ऑफ लॉज। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि लॉज हैव बीन फ्रेम्ड अगेंस्ट पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है ले जाना, जैसे एनिमल्स को चुरा के कोई ले जाता है, उठा के कोई ले जाता है, जिसको कहा जाता है पोचिंग, कि उसके लिए भी लॉज गवर्नमेंट को बनाने चाहिए। यूजेस ऑफ सर्टेन एनिमल प्रोडक्ट्स हैज़ बीन बैन्ड। ऐसे एनिमल्स के लिए कोई जो पोचिंग करते हैं एनिमल्स का, उनके ऊपर बैन लगाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रिबिटियन एंटीपोल्स इज बैंड, जैसे कि जो ट्रिबिटियन एंटीपोल जो होते हैं उनके ऊपर बैन लगा रखा है गवर्नमेंट ने। इसी तरह से दूसरे जानवर्स पे भी, एनिमल्स पे भी उन बैन लगाना चाहिए। स्ट्रिक्ट पेनल्टीज शुड बी अप्लाइड अंडर लॉज सच एज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड द फॉरेस्ट एक्ट। जो गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, फॉरेस्ट एक्ट जो बनाया है, उसमें भी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज गवर्नमेंट को लगानी चाहिए जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, जो पोचिंग करते हैं। अगला है स्पेशल कंजर्वेशन प्रोग्राम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमें एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, कुछ स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस हमें बनाने चाहिए। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशल प्रोग्राम्स बनाने चाहिए, जैसे कि स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर शुड बी लॉन्च्ड। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग बंगाल टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्टिंग। स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन लाइक फॉर सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ द क्रूरल्टी ऑफ एनिमल्स, जिसको SPCA कहा जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर द नेचर, जिसको WWF कहा जाता है। प्रिजर्वेशन ऑफ द एक्सट्रीम ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल, जिसको PETA कहा जाता है, हैज़ बीन स्टेब्लिश्ड। जैसे WWF मैंने आपको बताया था, ऐसे ही PETA होता है, ऐसे ही SPCA होता है। इस टाइप की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश करनी चाहिए। It is a primary duty to every citizen to conserve plants and animals for the survival of the present as well as the future generation। इसलिए हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सब करना चाहिए। Now we move to the next topic, और next topic is wildlife distribution। वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन, कि वाइल्ड लाइफ किस तरह से बटा हुआ है। इन द बायोस्फीयर ऑल ऑर्गेनिज्म आर इंटरडिपेंड।
एक दूसरे, जितने भी बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म हैं दूसरे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड होते हैं। दे आर एंड द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम। बहुत सारे हमारे जो अर्थ है उसके ऊपर बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स, डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, बहुत सारे हमारी अर्थ के ऊपर रहते हैं। तो द नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड्स द फैसिलिटीज़ फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, शेल्टर, फूड एक्सेट्रा। द ग्रेटेस्ट वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। बहुत तरह की जो जाति प्रजातियाँ होती हैं वो हमारे फॉरेस्ट में रहती हैं, वाइल्ड लाइफ की और प्लांट्स की भी। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम देखते हैं। जैसे इंडिया का डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बताया था आपको, जैसे उसमें कई सारी चीज़ें मैंने बताई थी, जैसे WWF के बारे में बताया था, PATA के बारे में बताया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम पढ़ते हैं अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ के बारे में। पहले थोड़ा थोड़ा 2-4 कॉन्टिनेंट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगी कि वाइल्ड लाइफ इन अफ्रीका। वाइल्ड लाइफ इन अफ्रीका कि अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ कैसी है। तो अफ्रीका इज ए गिफ्टेड बाय द नेचर विद अ लार्ज वेराइटी वाइल्ड लाइफ विच इंक्लूड्स द एलिफेंट्स, हिप्पोज, राइनोस, क्रोकोडाइल्स और गोरिल्लाज, चिंपैंजीज एक्सेट्रा। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक डियर, जिराफ, जेब्रा, एलिफेंट्स फाउंड इन द सवाना ग्रासलैंड। Flesh eating animals like lion, tiger, leopards, etc. are also found in the large numbers. Camel and ostrich are found in the desert. Many national parks and wildlife sanctuaries have been developed in the Africa to provide the natural habitat to the animals. वाइल्ड लाइफ इन एशिया की अगर हम बात करें, वाइल्ड लाइफ एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया इज नोन फॉर ए लार्ज वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ विच इंक्लूड्स टाइगर्स, एलिफेंट्स, रायंस, मंकीज, लेपर्ड्स, पांडाज, स्लोथ, फॉक्सीज एक्सेट्रा। क्योंकि जो एशिया है उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ के एनिमल्स पाए जाते हैं वाइल्ड लाइफ में, जो मैंने आपको अभी बताई हैं, जैसे एलिफेंट है, टाइगर हैं, पांडाज हैं और स्लोथ है, फॉक्सीज है एक्सेट्रा। स्लोथ भी एक एनिमल ही होता है जो पेड़ पे ज़्यादातर उल्टा ही लटका रहता है, पेड़ पे ही अपनी सारी क्रियाएं करता है, पेड़ पे ही सोता है, पेड़ की ही पत्तियों को खाता है। जब एक पेड़ की पत्तियां ख़त्म हो जाती हैं तो दूसरे पेड़ पे चला जाता है। इस तरह वो ट्रीज पे ही रहना पसंद करता है। वाइल्ड लाइफ इन यूरोप। यूरोप की वाइल्ड लाइफ कैसी है कि यूरोप इज़ नॉट रिच इन द वाइल्ड लाइफ। यूरोप वाइल्ड लाइफ में ज़्यादा रिच नहीं है जितना कि एशिया और अफ्रीका के बारे में मैंने बताया है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू प्रोवाइड लैंड फॉर सेटलमेंट्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। क्योंकि ज़्यादातर फॉरेस्टेड एरिया जो हैं उनको सेटलमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए नेस्ट कर दिया गया है, वो हटा दी गई वहाँ से पेड़ पौधे। सम ऑफ द एनिमल्स इंक्लूड जैसे एंटीपोल, पोलर बियर, इस तरह के कुछ एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं। पोलर बियर, क्योंकि पोलर बियर ज़्यादातर ठंडे एरियाज़ में ही होते हैं, इसलिए पोलर बियर वहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। दीज आर मैनी फार्म्स इन द यूरोप वेयर एनिमल्स आर रेयर्ड। एनिमल्स को जहाँ पे पाला जाता है, यूरोप में बहुत सारे एनिमल्स को भी पाला जाता है जहाँ पे बहुत सारे फार्म्स बना रखे हैं। वाइल्ड लाइफ इन द नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका की वाइल्ड लाइफ के बारे में जानते हैं
कि नॉर्थ अमेरिका हैज़ ए वेरी लार्ज वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ even today. The northern part, where the climate is very cold, has mostly fur-bearing animals. ज़्यादातर फर बेरिंग्स एनिमल्स वहाँ पे पाए जाते हैं, जैसे पोलर बियर, ब्लू फॉक्सीज, डियर एक्सेट्रा. साउथ अमेरिका की अगर हम बात करें, इन द साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका हैज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ द वाइल्ड लाइफ. इसमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ की वेराइटीज़ पाई जाती हैं, स्पेशली इन द अमेजोन बेसिन. ज़्यादातर अमेजोन बेसिन में पाई जाती हैं. सम ऑफ द डिस्टिंक्ट एनिमल्स इंक्लूड एंटीवियर, फाइटलेस बर्ड लाइक ईमू ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और इट हैज़ ए लार्ज वेराइटी ऑफ द बर्ड्स और रेप्टाइल्स. यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज़ के बर्ड्स और रेप्टाइल्स भी पाए जाते हैं. कुछ एडवांटेजेस हैं वाइल्ड लाइफ की. तो एडवांटेजेस में दीज मेंटेन द बैलेंस इन द इकोसिस्टम, हर्बीवर्स चेक द इंसेंट ग्रोथ ऑफ द ग्रीन प्लांट्स, कार्निवोर्स कीप द चेक ऑन द population of herbivores. एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म decompose the dead animals and return the nutrients into the soil. क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो भी हमारी सोइल के न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं, वो भी डेड प्लांट्स को खाते हैं और सोइल की न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाते हैं, उनके डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और सोइल की फर्टिलिटी को वो बढ़ाते हैं. स्टूडेंट्स, देयर आर मैनी डायग्राम्स इन योर ज्योग्राफी बुक ऑफ चैप्टर 2 लैंड, सोइल, वाटर और नेचुरल वेजिटेशन, बट यू विल मेक ओनली 2 डायग्राम्स. फर्स्ट डायग्राम इज सोइल प्रोफाइल एंड सेकेंड डायग्राम इज फैक्टर्स ऑफ द सोइल फॉर्मेशन. दीज आर गिवन ऑन द NCERT book on page number 13. You will make the factors of the soil formation like this. इस तरह आप फैक्टर्स ऑफ द सोइल फॉर्मेशन को बना सकते हो. फैक्टर्स ऑफ द सोइल फॉर्मेशन ये आपकी NCERT की बुक में पेज नंबर 13 पे दिया हुआ है, और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो इसमें से देख के भी बना सकते हैं. और सेकंड डायग्राम इज सोइल प्रोफाइल, और सोइल प्रोफाइल इज़ लाइक दिस. ये आपके NCERT की बुक में दे रखा है, ये रहा, ये भी पेज नंबर 13 पे ही दिया है. और ये जिन बच्चों के पास NCERT की बुक नहीं है वो मैंने एक जो वीडियो दी थी उसमें मैंने वीडियो में भी बना रखा है, दे रखा है एक वीडियो में भी. तो ऑन द डायग्राम ऑफ द सोइल प्रोफाइल इज शोन टू यू इज वन ऑफ द वीडियो लाइक दिस. एक ऐसा ही डायग्राम मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था लेयर्स ऑफ सोइल का, जिसमें मैंने लेयर्स ऑफ सोइल दिखा रखी हैं, होरिजोन A, होरिजोन B, होरिजोन C और होरिजोन D करके मैंने उसमें आपको अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर रखा है. या तो आप NCERT वाला बना सकते हो या फिर आप ये भी बना सकते हो अपनी वीडियो में से देख के. स्टूडेंट्स, it's completely choice and you can make any one diagram of the soil profile, whether is one given in the book or that one which I had shown to you. एक आपको मैंने शो किया है वो, और दूसरा सोइल प्रोफाइल जो मैंने आपको बुक में दिखाया है वो. दोनों में से एक ही डायग्राम आप सोइल प्रोफाइल का बनाओगे. कुछ कीवर्ड्स इसमें मैंने लिखे हैं चैप्टर 2 के, लैंड, सोइल, वाटर और नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम द रूफ टॉप. कि अपने घर की छत के ऊपर हम पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और बाद में उसको यूज कर सकते हैं, जिसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहा जाता है. वेदरिंग, द ब्रेकिंग अप द डिकेट्स ऑफ द एक्सपोज
rocks by temperature और change forest action, plants और animals और human activities। वेदरिंग मैंने आपको एक डायग्राम बना के एक प्रोसेस दिखाया था, वही वेदरिंग है ये। वो किसी भी टेम्परेचर जब चेंज होता है तो रॉक्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती हैं और जिससे वेदर होके और वो एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको वेदरिंग प्रोसेस कहा जाता है। नेशनल पार्क में क्या है कि एन एरिया ऑफ लैंड प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू कंजर्व द इकोलॉजी एंड द प्रिजर्व द वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क में क्या होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू प्रोटेक्टेड किए जाते हैं, जिसमें जो भी इकोलॉजिकल चीज़ें एनिमल्स या बर्ड्स होते हैं उनको रखा जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको बचाया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व ए वेरी लार्ज एरियाज फॉर द प्रिजर्वेशन फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इकोसिस्टम। बायोस्फीयर भी मैंने आपको चैप्टर में समझा दिया था। इकोसिस्टम भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था, क्लियर किया था कि द सिस्टम ऑफ इंटरडिपेंडेंट बिटवीन द लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स इन एन एरिया। एक ऐसा हॉरिजॉन्टल जोन मैंने बताया था जिसमें एनिमल्स और बर्ड्स या फिर प्लांट्स, मतलब लिविंग बींग्स, लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो सारी इंटरडिपेंड होती हैं एक नैरो जोन में। आगे है सोइल इरोजन। सोइल इरोजन मतलब सोइल का कटना, बहना, सोइल का हट जाना। डिस्ट्रक्शन एंड रिमूवल ऑफ सोइल मटेरियल्स बाय द नेचुरल फैक्टर सच एज रेनफॉल, फ्लड एक्सेट्रा। किसी भी नेचुरल फैक्टर के थ्रू, जैसे रेनफॉल के थ्रू या फ्लड के थ्रू, सोइल की ऊपरी परत का हट जाना ही सोइल इरोजन कहलाता है। टेरेस फार्मिंग, कटिंग हिल स्लोप्स इनटू द स्टेप्स और टेरेसेस फॉर द फार्मिंग। जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पे टेरेस फार्मिंग की जाती है। इसमें हिली एरियाज को कट करके स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं और उन स्ट्रिप्स के थ्रू ही खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है, जिसको टेरेस फार्मिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टोर प्लोविंग। प्लोविंग अलोंग द कॉन्टोर लाइंस। इसमें कॉन्टोर लाइंस में ही प्लोविंग की जाती है, जिसको कॉन्टोर प्लोविंग कहा जाता है। ये सारे कीवर्ड्स मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ, चैप्टर के बीच में आ चुके हैं सारे। शेल्टर बेल्ट, ये रोप द ट्रीज प्लांटेड टू कंट्रोल द फोर्स ऑफ द विंड्स इन डेजर्ट्स। ये डेजर्ट्स एरिया में ज़्यादा होते हैं या कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा बनाए जाते हैं। इसमें प्लांट्स की जब क्रॉप की जाती है तो प्लांट्स को रो वाइज लगाया जाता है, रो वाइज लगा के, जिसमें विंड की अगर तेज़ बहाव, पानी का तेज़ बहाव होता है या ज़्यादा तेज़ गति से हवाएं चलती हैं तो उसमें मिट्टी को कटने से बचाया जाता है। फॉरेस्ट, द regions where trees grow close to each others are called the forest। जहाँ पे ट्रीज ग्रो होते हैं उसको फॉरेस्ट एरिया कहा जाता है। नेचुरल वेजिटेशन, जो बिना ही ह्यूमन की हेल्प से, बिना ही आदमी की सहायता से जो वेजिटेशंस अपने